गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू BCS फिजिक्स क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट 12 पास आउट करके आए हैं, तो अभी आपने BSc या BSc B.Ed में एडमिशन लिया होगा। तो ऑलमोस्ट जो भी BSc और BSc B.Ed जिनका काउंसलिंग में नंबर आ चुका है, कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, उनके फिजिक्स में अपनी सेमेस्टर स्कीम हो या ईयरली स्कीम हो, अपना फर्स्ट पेपर चलता है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। तो उसी मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन की अपन कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो आपको यूनिट नंबर फर्स्ट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि मैकेनिक्स और ऑसिलेशन में अपन जितने भी चैप्टर होंगे सारे कवर करेंगे। तो बिल्कुल मैं एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ और एकदम अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, अपने पास यूनिट नंबर फर्स्ट है, पेपर का नाम है आपका मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। तो यहाँ पे पेपर का नाम मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन है, जिसमें कुछ पार्ट मैकेनिक्स का है, कुछ पार्ट ऑसिलेशन का है। उसके बाद अपन जो बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में अपने पास 2 या 3 चैप्टर है। तो ऑलमोस्ट इसमें 3 चैप्टर माने जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले तो अपन को देखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन क्या क्या डिपेंडेंसी रहती है, कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफरेंस कर सकते हैं, फिजिकल लॉ क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज अपन करते हैं एक एक टॉपिक स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक अपना है वो रहेगा अपने पास स्टेट्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, स्टेट की। फर्स्ट यदि अपन देखते हैं स्टेट्स। अब आपने देखा हुआ है, वैसे स्टेट्स आप सभी ने सुना हुआ है कि स्टेट्स क्या होती है। तो मुझे पता है कि स्टेट्स क्या होती है कि या तो कोई स्टेट मोशन स्टेट होती है या फिर कोई रेस्ट में होती है, या तो मैं कह सकता हूँ कि कोई गतिशील अवस्था होती है। मोशन को हिंदी में कहते हैं, अपन हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज की बात करेंगे, इसको अपन कहते हैं गतिशील अवस्था। तो ये तो हो जाएगी अपने पास क्या, गतिशील अवस्था। और जो रेस्ट है वो होती है अपने पास विराम अवस्था। वो क्या होती है अपने पास, विराम अवस्था। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो रेस्ट स्टेट होती है और एक क्या होती है, गतिशील होती है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, यदि अपन फिजिक्स में इसका मीनिंग देखने जाए तो इन दोनों का मीनिंग अपन को देखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसकी मीनिंग की कि अपने पास इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले यदि मैं गतिशील की बात करूँ तो गतिशील में अपन ये देखते हैं कि मोशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, मैंने मान लिया कि एक बाय रोड मान लिया, यहाँ पे एक आपका कोई रोड बना हुआ है, यहाँ पे कोई कार खड़ी थी, यहाँ पे क्या थी, कोई कार खड़ी थी। अब मैं कहता हूँ कि ये क्या थी, अपने पास रेस्ट में थी या मूव कर रही थी। तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये क्या थी, अपने पास स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, यानी t = 0 सेकेंड पर ये क्या थी, रेस्ट में थी। कुछ टाइम बाद यही कार कहाँ आ जाती है, अपने पास इस पोजीशन पे आ जाती है। ये अपना कोई पॉइंट A था, अब वो कहाँ जाती है, अपने पास पॉइंट B पर आ जाती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि यही कार कहाँ आ गई, कुछ टाइम बाद पॉइंट P पर आ गई। यानी मैं लिख सकता हूँ कि t = 5 सेकेंड बाद ये वाली कार कहाँ आ गई, इस B पॉइंट पर आ गई। इसका मतलब इसने क्या की, पोजीशन को चेंज किया। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो मोशन स्टेट होती है, मोशन स्टेट का यदि मुझे मीनिंग लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल है, यदि कोई कार है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई पिंड है, यदि वो समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करता है, क्या करता है, समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करता है, तो वो क्या होगा, मोशन में होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ऑफ पोजीशन करता है तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में होगा। तो यदि मोशन स्टेट जो होती है, तो अपने पास स्टेट को 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, एक तो मोशन स्टेट है और एक रेस्ट स्टेट है। तो एक तो गतिशील अवस्था होती है या गतिक अवस्था होती है, एक होती है अपने पास विराम अवस्था। तो अपन देखते हैं कि गतिशील अवस्था में जो पार्टिकल की पोजीशन है वो चेंज करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करेगा, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन यदि वो चेंज करता है तो इट इज़ कॉल्ड क्या, मोशन स्टेट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कंप्लीट पॉइंट है वो किस में आ जाएगा, अपने पास मोशन स्टेट में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फिजिक्स में अपन जो भी स्टेट पढ़ेंगे या तो वो रेस्ट में होगा या फिर क्या होगा, मोशन स्टेट में होगा। तो अपन पहले बात कर रहे थे मोशन की, तो यहाँ पे आप एक इजीली हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी स्थिति को बदल देता है या अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देता है तो वो क्या कहलाता है, मोशन स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इट इज कॉल्ड ए मोशन।
फिर अपन बात करते हैं रेस्ट की। अब सेम कंडीशन है, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे भी कोई एक रोड था और यहाँ पे आपकी कोई कार खड़ी थी, वो कार क्या थी अपने पास ए पॉइंट पर थी, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड यानी इनिशियल टाइम पर भी ये यहीं पर थी, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड भी क्या थी अपने पास, ये यहीं पर थी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो लिख सकता हूँ मैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो अपनी रेस्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी अपने पास, कि पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या कहलाएगी, इट इज कॉल्ड अ रेस्ट स्टेट। तो अपने पास ये दो स्टेट का ध्यान रखना है कि एक मोशन स्टेट होती है और एक रेस्ट स्टेट होती है। तो जब भी अपने पास मोशन स्टेट की बात करते हैं तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा, यदि रेस्ट की बात करते हैं तो पार्टिकल जो है वो चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन को। यानी इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई पिंड, यदि कोई कण समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो उसको अपन क्या मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, मोशन का, और ये हो जाएगा अपने पास रेस्ट का। क्लियर। तो अपने पास फिजिक्स में ये टू टाइप की स्टेट होती है, एक मोशन स्टेट होती है और एक क्या होती है अपने पास, रेस्ट स्टेट होती है। तो इन दोनों को देखना होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास आते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब फिजिक्स में अपन देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, तो अपन देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है उसकी पोजीशन अपन अलग अलग एज्यूम करते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जर्वर है जो रोड पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर है जो गाड़ी में मूव कर रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो ट्रेन में मूव कर रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। अब इसी के बेस पे यदि मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर यानी जो प्रेक्षक की स्थिति होती है उसको मैं टू टाइप से डिफाइन करता हूँ। एक तो होता है एब्सोल्यूट, तो एक तो होता है अपने पास क्या, एब्सोल्यूट, और एक होता है अपने पास रिलेटिव। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, क्या होता है अपने पास, निरपेक्ष। एब्सोल्यूट को अपन बोलते हैं निरपेक्ष और रिलेटिव को बोलते हैं अपन सापेक्ष। रिलेटिव को क्या बोलते हैं, सापेक्ष। तो दोनों का मीनिंग एक बार क्लियर करते हैं कि इन दोनों से क्या मीनिंग होता है। तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यदि मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूँ या निरपेक्ष की बात करता हूँ, तो निरपेक्ष वाली कंडीशन में जो भी अपने पास सारी की सारी कंडीशन आती है वो क्या आती है, रेस्ट में आती है। इसमें मैं मानता हूँ कि जितनी भी कंडीशन होती है सारी की सारी रेस्ट में होती है। इसका मीनिंग क्या, रेस्ट का मीनिंग क्या, यदि मैं कहता हूँ कि कोई रोड है, क्या है, देखो आपको फर्स्ट इमेज दिखाई दे रहा होगा। यदि मैं कहता हूँ कि कोई रोड है, अब ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसको आप अच्छे से देखना, तो आपको डायग्राम के बेस पे सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। फर्स्ट अपन देखते हैं क्या, कि कोई रोड है, रोड के बेस पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या था, आपको ये फर्स्ट इमेज दिख रही होगी, ये अपने पास क्या है, कोई प्लेन रोड है। इस रोड के साइड में एक ट्री है, क्या है अपने पास, रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ लगाया हुआ है जो क्या दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। अब यहाँ पे ये इतने सारे ऑब्जर्वर बैठे, देखो ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जर्वर है, और वो इस पेड़ को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, वो इस पेड़ को देख रहे हैं। मतलब मैं इस ये वाले हैं तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इस ट्री को देख रहे हैं। अब वो ट्री को देख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि ये ट्री कैसा है अपने पास, स्टेट अवस्था में। अब उनको ये वाला जो ट्री दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है अपने पास, रेस्ट में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है अपने पास, रेस्ट में दिख रहा है। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या कहती है कि ऐसा कोई एग्जांपल आए जिसमें मैं किसी के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जर्वर या कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो वो मुझे क्या दिखता है, रेस्ट में दिखता है। तो वो क्या कहलाती है अपने पास, एब्सोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट या निरपेक्ष स्थिति कहलाती है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये इस ट्री को देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, अपने पास एक रेस्ट में दिख रहा है। अब सेम कंडीशन में इसको अर्थ पे ले जाता हूँ। वैसे तो पता है कि अपन भी कहाँ रहते हैं, अपन अर्थ में रहते हैं। मतलब अपन जब अर्थ में रहते हैं इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि देखने वाला जो भी होगा वो कैसे देखेगा उस पर बात करते हैं। तो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक अर्थ बनी हुई है और जो ये पेड़ था वो इस अर्थ के ऊपर है, यानी रोड के ऊपर है। तो वो पेड़ भी कहाँ होना चाहिए अपने पास, अर्थ के ऊपर, क्योंकि अपन कहाँ रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। अब देखो जो देखने की पोजीशन थी वो अब चेंज हो गई। कैसे, पहले जो बच्चे देख रहे थे वो कहाँ से देख रहे थे, बाय रोड देख रहे थे, तो उनको ये ट्री कैसा दिख रहा था, रेस्ट में दिख रहा था। अपन भी कहीं पर भी खड़े होकर किसी पेड़ को देखते हैं तो वो क्या दिखता है, रेस्ट में दिखता है। इसका मतलब वो क्या है, निरपेक्ष स्थिति में है। क्या है अपने पास, एब्सोल्यूट कंडीशन में है। तो ये वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो किसका था, एब्सोल्यूट एग्जाम्पल था। अब यदि मैं सेकंड डायग्राम की बात करता हूँ तो सेकंड डायग्राम में क्या होगा अपने पास कि यदि कोई अर्थ है,
इस अर्थ के ऊपर क्या लगा रखा है अपन ने, पेड़ लगा रखा है या ट्री है, वो का वही ट्री है जो आपका फर्स्ट डायग्राम में था। अब देखो जो देखने की ऑब्जर्वर की पोजीशन थी वो मैंने चेंज कर दी। अब वो पोजीशन कहाँ है अपने पास, वो पोजीशन है अपने पास अंतरिक्ष से देख रहे हो आप, यानी अर्थ से बाहर निकलकर उसको देख रहे हो। और आप सभी को पता है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, इस टाइप से रोटेट करती है। क्या करती है, इस कोई भी इसका बीच का एक्सिस होता है, ये मान लो कि इसका बीच का एक्सिस होता है, तो इसमें ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करती है, मान लो कि ये रोटेट करती है। तो अपन को पता है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, घूमती है। अर्थ का कोई एक्सिस फिक्स होता है और उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। इसका मतलब ये जो ट्री था वो कहाँ पर था, ये वाला जो ट्री था वो कहाँ पर था, अर्थ पर था। इसका मतलब वो भी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो जब ये बच्चा यहाँ से इस अर्थ के ऊपर इस ट्री को देखता है तो वो क्या देखता है कि ये ट्री स्थिर नहीं है, ये ट्री क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ट्री इसको क्या दिख रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है। और मूव भी कैसे दिख रहा है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है। इसका मतलब इसको ये लग रहा है कि ये ट्री भी घूम रहा है। इसको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये ट्री भी इस टाइप से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे यदि कोई बच्चा यदि इस कंडीशन से देखता है तो वो रेस्ट में दिखाई देता है, यदि वो यहाँ से देखता है तो उसको ट्री क्या दिख रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है, यानी रोटेट करता हुआ दिख रहा है। क्लियर। तो ये दोनों एग्जाम्पल है। तो ये वाला जो है वो किसका एग्जाम्पल है अपने पास, रिलेटिव का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है अपने पास, रिलेटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेटिव का एग्जाम्पल है और ये किसका था अपने पास, एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल था, फर्स्ट वाला। अब यदि मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। थर्ड डायग्राम देखिए आप, थर्ड डायग्राम में वो एक बाय रोड था, बाय रोड के ऊपर बहुत सारे ट्री लगा रखे हैं। तो अपन ने ये बहुत सारे ट्री लगा रखे हैं यहाँ पे। फिर मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो रोड पर खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो रोड पे खेलते हैं, तो बच्चे क्या हो रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं। जब बच्चे रोड पे खेल रहे हैं तो ये सारे इन ट्री को देखते हैं। क्या देखते हैं, ये सारे इन ट्री को देखते हैं। तो इनको ये ट्री कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। जब मैं कहता हूँ कि ये सारे बच्चे देख रहे हैं तो ये इनको क्या कैसा दिख रहा होगा, अपने पास रेस्ट में दिख रहा होगा। आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ डायग्राम को। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो इसमें बाय रोड था, बाय रोड के ऊपर ये क्या थे, छोटे छोटे बच्चे थे जो खेल रहे थे। और ये यदि इस बच्चे जो है वो ट्री को देखते हैं तो वो सारा कैसा दिखता है, रेस्ट में दिखता है। तो ये वाले बच्चे तो कहते हैं कि ये जितने भी ट्री है वो सारे के सारे क्या है, रेस्ट में। बट यहाँ से एक गाड़ी मूव कर रही है। ये देखो जो ये कार है वो अपने पास आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी बाय रोड कहीं से वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है। और उसके ऊपर सनरूफ लगा हुआ है और कोई बच्चा उसके बाहर निकल कर इस ट्री को देख रहा है। तो देख आपको दिख रहा होगा, छोटी सी गाड़ी है और इसके सनरूफ के ऊपर से कोई बच्चा है जो बाहर निकल कर इस ट्री को देख रहा है। तो उसको क्या दिख रहा है कि ये पेड़ मूव कर रहे हैं। उसको ये लग रहा है कि ट्री मूव कर रहे हैं, बल्कि ट्री मूव नहीं कर रहा, मूव क्या कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है। तो यहाँ पे जब ये वाले बच्चे देखते हैं, जो ये वाले बच्चे देखते हैं, तो उनको तो क्या दिखता है, ये रेस्ट में दिखता है। और ये वाला जो अभी एग्जाम्पल, जो गाड़ी के अंदर से वो जो देख रहा है, उसको ये क्या दिख रहा है कि जो ट्री है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ट्री क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अपन भी सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि मैं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, क्या हूँ अपने पास, मैं भी यहाँ पे क्या था अपने पास, ये कोई प्लेटफॉर्म था, ये क्या था अपने पास, कोई प्लेटफॉर्म था। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं यहाँ से कोई ऑब्जर्वर कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक मुझे कोई ट्री था वो दिख रहा है, ठीक है। इस ट्री को यदि मैं देखता हूँ तो ये मुझे कैसा दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये तो मुझे कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है जब मैं प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर देखता हूँ। अब यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, क्या जा रही है अपने पास, यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये क्या अपने पास कोई ट्रेन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या थी अपने पास, ट्रेन। अब जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है वो यहाँ पे नहीं है, वो इस ट्रेन के अंदर है। वो क्या है, इस ट्रेन के अंदर है। और जब भी मैं इस ट्रेन से इस पेड़ को देखता हूँ तो वो क्या दिखेगा, मुझे मूव करता हुआ दिखेगा। यानी इस ऑब्जर्वर को जब प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर देखता है तो वो पेड़ रेस्ट में दिखता है। जब ये वाला ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर से चलती गाड़ी से देखता है, यानी ये ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको ये दिख रहा है कि ट्रेन तो जा रही है आगे वाली डायरेक्शन में और जो ट्री जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में। यानी इसको देखने से ये पता लगता है कि ट्री पीछे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ट्री भी मूव कर रहा है किसी न किसी वेलोसिटी से और उसकी डायरेक्शन क्या है, ट्रेन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो यहाँ से देखो अपने पास जैसे जैसे अपन ने देखने की पोजीशन चेंज की, तो देखने की पोजीशन चेंज की तो कोई किसी को रेस्ट में दिख रहा है और किसी को मूव करता हुआ दिख रहा है। बट रियल में जो ट्री है वो तो रेस्ट में ही है, वो तो मूव कर ही नहीं रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है, क्या है अपने पास, ऑब्जर्वर की पोजीशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। तो फर्स्ट यदि अपन बात करते हैं कि यहाँ से अपन ने देखा है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है,
अपना जो टॉपिक है वो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। यदि मैं निरपेक्ष कंडीशन या एब्सोल्यूट कंडीशन से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सारे के सारे जो सारी वस्तु होती है वो सारे के सारे कैसे दिखती है अपन को, स्थिर अवस्था में दिखती है। सारी कैसे दिखेगी अपन को, स्थिर अवस्था में दिखेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो एब्सोल्यूट कंडीशन है कि सभी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु होती है वो सारी की सारी क्या होती है अपने पास, स्थिर अवस्था में होती है। क्या होती है अपने पास, स्थिर अवस्था में होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एब्सोल्यूट का मतलब ये क्या होता है, सारा का सारा रेस्ट में होता है, यानी सारी स्थिर अवस्था में दिखाई देगी। यदि मैं कहता हूँ कि रिलेटिव, अब रिलेटिव का मतलब होता है किसी के सापेक्ष देखना, कि क्या देखना, किसी के सापेक्ष देखना। अब मुझे ये बताओ कि मैं जो भी वस्तु देखना हो वो यदि स्थिर दिखाई देती है तो वो क्या रियल में स्थिर है। किसी के सापेक्ष देखना होता है वो क्या होता है अपने पास, रिलेटिविटी होता है। क्या होता है, रिलेटिव होता है, यानी किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, या विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, उसकी पोजीशन क्या है और वो कहाँ पर देख रहा है, तो वो पता लगेगा कि रिलेटिव है। ठीक है। अब यदि मैंने जो ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था इसमें मैंने देखा कि बाय रोड से यदि खेलते हुए बच्चे देख रहे हैं तो वो ट्री रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक एब्सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, एब्सोल्यूट हो जाएगा। बट मुझे ये पता है, इसको तो रेस्ट में दिख रहा है तो ये बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट है, बट इसको ये पता है कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कहाँ पर है, अपन अर्थ पे रह रहे हैं, रोड भी कहाँ बना हुआ है, अर्थ पे बना हुआ है, बच्चे भी कहाँ खेल रहे हैं, अर्थ पे खेल रहे हैं। तो ये अपन को पता है कि जो ये अर्थ है वो तो क्या करती है, रोटेट करती है। यदि अर्थ ये रोटेट करेगी, कोई भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में अर्थ यदि रोटेट करती है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि अर्थ रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये जो ट्री है वो भी इसको क्या करता हुआ दिखेगा, रोटेट करता हुआ दिखेगा। यानी ये बच्चा कह रहा है कि ये वाला जो ट्री है वो रोटेट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपने पास पृथ्वी में, अर्थ में जितनी भी कंडीशन होती है क्या वो रेस्ट में होती है, क्या पॉसिबल नहीं है। रेस्ट में कभी कोई कंडीशन होती नहीं है। यानी जो ये एब्सोल्यूट वाला केस है वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो तो एक मात्र क्या है, संकल्पना है, यानी एक अजम्पशन है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये केवल एक संकल्पना है, अपन केवल मान सकते हैं, बट रियल में ये स्थिति पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ये स्थिति क्या होती है अपने पास, ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल होती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थिर अवस्था में होती है। यदि अर्थ रोटेट कर रही है तो वो भी उसके साथ क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। यदि मैं किसी अर्थ पर खड़ा हूँ तो मैं भी एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। यानी जो भी जितने भी एग्जाम्पल आएंगे अर्थ पे वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल आएंगे अपने पास, रिलेटिविटी के एग्जाम्पल आएंगे या किसी के रेस्पेक्ट में आएंगे। तो मैं देख रहा था कि यहाँ से जब देख रहा था तो ट्री क्या दिख रहा था, मुझे मूव करता हुआ दिख रहा था, रोटेट कंडीशन में दिख रहा था। यहाँ से जब मैं ट्री देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये बच्चे तो देख रहे हैं इसको रेस्ट में। ये जो कार वाला दिख रहा है, कार वाला दिख रहा है, उसको वो कैसे दिख रहा है अपने पास, उसको मूव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से मैं इन दो कंडीशन को डिफाइन करता हूँ कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि यदि कोई ऐसी ब्रह्मांड में जो वस्तु है जो सारी की सारी मुझे स्थिर दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, सारी की सारी स्थिर दिखाई देती है, मतलब वो सारी कंडीशन किस में आ जाएगी, एब्सोल्यूट या निरपेक्ष में आ जाएगी। और प्रकृति में कोई भी निरपेक्ष स्थिति होती भी नहीं है, ये मात्र एक क्या है, संकल्पता मात्र है, यानी कोई इमेजनरी है। यदि रिलेटिव की बात करता हूँ तो मैं जो भी वस्तु देखता हूँ, ऑब्जर्वर की पोजीशन जहाँ भी है तो वो डिपेंड करेगा कि उसको वस्तु रेस्ट में दिखाई दे रही है या मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो वो डिपेंड करता है कहाँ पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। यानी मैं कह सकता हूँ कि वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है। वो यदि अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहा है तब तो रोटेट करता हुआ दिखेगा। यदि वो रोड के रेस्पेक्ट में देख रहा है तो वो क्या दिखेगा, रेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑब्जर्वर की पोजीशन होती है उसके बेस पे रेस्ट कंडीशन में भी कोई वस्तु दिखाई देती है और रिलेटिव कंडीशन में भी, मूव करती हुई कंडीशन में भी कोई वस्तु दिखाई देती है। तो ये आपको एग्जाम्पल, दो वर्ड क्लियर हो गए होंगे कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। तो ये आपको एक अच्छा बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रकृति में, अर्थ में जितनी भी कंडीशन होती है सारी की सारी मूव करती हुई होती है, रोटेट कंडीशन में होती है। तो मुझे पता है कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थिर अवस्था में है, जो रेस्ट में है, वो जो एब्सोल्यूट हो सकती है। चाहे आप सन ले लो, आप चाहे सन ले लो, अर्थ ले लो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो, तो वो सारे के सारे स्टार्स ले लो, तो वो कोई भी रेस्ट में नहीं होता। सारे के सारे क्या करते हैं, मूव करते हैं, और सारे के सारे किसी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये सारे किस में आएंगे अपने पास, रिलेटिव में आएंगे। क्लियर। तो यहाँ से ये दो पॉइंट क्लियर होंगे, एक तो एब्सोल्यूट होगा और एक रिलेटिव होगा। फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट पे जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अपन बात करते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अपन सभी जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में बोला जाता है निर्देश तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, निर्देश तंत्र। तो सभी ने थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है
कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो निर्देश तंत्र का मीनिंग होता है अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें 3 एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 3 एक्सिस ले लिए। एक तो ले लिया मैंने एक्स, एक ले लिया अपन ने वाई और एक ले लिया अपन ने जेड। क्या ले लिया, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है पी, यहाँ पर कोई पार्टिकल है वो पी है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड है। क्या है उसके कोऑर्डिनेट, क्या है, एक्स वाई जेड है। तो मुझे पता है कि मैं यदि ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पे खड़ा हूँ और मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूँ तो इसकी पोजीशन कैसे पता करूँगा, पोजीशन वेक्टर से। तो मुझे पता है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वो क्या है अपने पास, ओ है। यदि मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है तो पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालते हो, तो पता होगा पोजीशन वेक्टर अपन निकालते हैं कैसे, ओ से पी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओ पॉइंट होता है वहाँ से यदि मैं पी पॉइंट को ज्वाइन कर लूँ, लाइन सेगमेंट बना दूँ, तो वो एक वेक्टर हो जाएगा जो क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर बताएगा। तो जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ से कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों ही एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच में भी 90 और इसके बीच में भी 90, ऐसे करके ये जो भी एक्सिस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से यदि मैं ओ से इस पी पॉइंट को मिलाता हूँ, क्या मिलाता हूँ, इस पी पॉइंट को मिलाता हूँ, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें यदि मैं पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, एक तरीके से ओपी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ओपी वेक्टर। यदि वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा अपने पास, वेक्टर होगा। तो मैंने लिख दिया कि जो एक स्थिति सदिश होता है वो क्या है, ओपी। अब स्थिति सदिश की इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो मैंने लिख लिया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का क्या आ जाएगा अपने पास, जेड के कैप। ये अपने पास क्या है, स्थिति सदिश है। आई जे के क्या है, यहाँ पे एकांक या यूनिट वेक्टर है, जो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर होगा, जे के वाई के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, और जेड के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे और जेड के। यदि मुझे पोजीशन वेक्टर पता है तो मैं इससे क्या क्या टर्म डिफाइन कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो यदि मैं निकाल सकता हूँ मोड ऑफ आर, क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं मोड ऑफ आर निकाल सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का क्या आता है अपने पास, जेड स्क्वायर, और इसका क्या आता है अपने पास, स्क्वायर रूट। तो ये तो एक क्या होता है अपने पास, इसका मोड का स्क्वायर होता है, जो आर मोड की वैल्यू होती है वो अपन ऐसे निकालते हैं। तो कोई भी वेक्टर होगा तो उसका मोड अपन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। फिर मैं कहता हूँ कि यदि आपके पास पोजीशन वेक्टर पता है तो और आप क्या क्या निकाल सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर पता है तो आप निकाल सकते हो सबसे पहले तो उसकी वेलोसिटी, क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। तो यदि मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो यदि वेलोसिटी का यदि मैं कहता हूँ कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ आर का, यानी मैं लिख सकता हूँ कि वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी आर वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा डी अपॉन में डी टी, और यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, जेड के, ये हो जाएगा, और तीनों के ऊपर क्या आ जाएगा, आई जे और कैप आ जाएगा। तो इसको मैं टर्म को एक्सप्लेन करके क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा अपने पास डी जेड अपॉन में डी टी, और साथ में क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो वी वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा। तो देखो जो डी एक्स बाई डी टी यानी पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में जब मैं एक बार डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। सभी को पता है, 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ से ये वाला टर्म क्या हो जाएगी, वी एक्स हो जाएगी, ये वी वाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, वी जेड। यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म है वो बन जाएगी वी एक्स आई कैप, दूसरा बन जाएगा अपने पास वी बाय जे कैप, और प्लस का क्या बन जाएगा अपने पास वी जेड के कैप। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, एक तरीके से वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर। अब मुझे पता है कि यदि वेलोसिटी पता है तो मैं और क्या निकाल सकता हूँ, दूसरा मैं निकाल सकता हूँ एक्सीलरेशन। क्या निकाल सकता हूँ, एक्सीलरेशन। तो वो भी कैसे निकाल सकते हैं आप, कि यदि मैं पोजीशन वेक्टर का 2 बार डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक तरीके से एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं पोजीशन वेक्टर का, देखो फर्स्ट अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाला, सेकेंड अपन ने क्या निकाली, वेलोसिटी निकाली, थर्ड में क्या निकाल रहा हूँ, एक्सीलरेशन। क्या निकाल रहा हूँ, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन यानी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। अब यदि मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए मेरे पास जो भी है वो क्या है अपने पास, कि एक्सीलरेशन का मीनिंग होता है कि एक तरीके से ए
और मुझे पता है कि ए भी क्या होता है, अपने पास वेक्टर होता है जो किस पर डिपेंड करता है, या तो वो डिपेंड करता है डी बी अपॉन में डी टी पर, और बी यहाँ पे क्या होती है वेलोसिटी, या फिर यदि मैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ तो ये आता है डी टू आर अपॉन में क्या आता है डी टी स्क्वायर, दोनों टर्म लिख सकते हो। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर भी सही है और डी बी बाई डी टी की, यानी त्वरण को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, एक्सेलरेशन डिफाइन होता है वेलोसिटी का एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, या फिर पोजीशन वेक्टर का 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी भी है और यहाँ पे क्या है, ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी तो ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे क्या था अपने पास वी एक्स, तो वी वेक्टर क्या था अपने पास पहले से मिला हुआ है, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, और साथ में क्या हो जाएगा वी जेड के कैप, ठीक है। इसको यदि मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी वी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। ऐसे डी वी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और साथ में जे कैप हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, डी वी जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा के कैप। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी का टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, त्वरण एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यानी क्या हो जाएगा ए एक्स, ये ए वाई, और ये क्या हो जाएगा ए जेड, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास ए एक्स आई कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास ए वाई जे कैप, और प्लस का क्या हो जाएगा ए जेड के कैप। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सारा का सारा अपन पहले से जानते हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कोई एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो अपन ने जब अपने पास पोजीशन वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन के साथ साथ मैं इसका फोर्स निकाल सकता हूँ, मोमेंटम निकाल सकता हूँ, ये भी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यदि मैं कहता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, 4th नंबर पर क्या निकालना है, यदि मैं कहता हूँ कि मोमेंटम निकालना है, 4th में टर्म ले लेता हूँ क्या, मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम। और मुझे पता है कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एम वी, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा या गुणनफल होगा, वो क्या होगा मोमेंटम होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि m तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा, और v की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और प्लस का क्या हो जाएगा वी जेड के कैप। अब मुझे पता है कि मोमेंटम भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई जे कैप, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास एम वी जेड, और साथ में क्या हो जाएगा के कैप। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम पी वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा, एम वी एक्स क्या बताएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, पी एक्स बताएगा, पी वाई बताएगा, और पी जेड बताएगा। यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास पी एक्स आई कैप प्लस का हो जाएगा पी वाई जे कैप, और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास पी जेड के कैप हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा मोमेंटम। तो देखो पोजीशन वेक्टर से मैं कितनी सारी क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। यदि नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फोर्स की, नेक्स्ट किसकी बात करता हूँ, फोर्स की, तो मुझे पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई फोर्स मिलता है। तो मुझे पता है कि M तो ऐसे का ऐसे, ए अपने पास क्या आया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास ए जेड के, यानी तीनों की आई जे के कैप लगाने आपको जो भी डायरेक्शन लेते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपन को, एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप, प्लस का क्या मिलेगा एम ए जेड के कैप मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स था वो फोर्स क्या मिला अपन को, एफ एक्स आई कैप प्लस का क्या मिलेगा एफ वाई जे कैप, और प्लस का क्या मिलेगा एफ जेड के कैप। तो देखो पोजीशन वेक्टर्स था, वहाँ से मैंने क्या क्या निकाला, तो देखो पोजीशन वेक्टर से मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली। फर्स्ट तो मैंने क्या निकाला, पोजीशन वेक्टर निकाला। तो पोजीशन वेक्टर यदि आपको पता हो तो इतनी सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। और ये सारा का सारा कब होगा, जब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी मुझे पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है, यानी उसमें किसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन देख रहे हो वो पता होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट तो अपन ने क्या निकाला था, पोजीशन वेक्टर निकाला था, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से मैंने क्या निकाला, मैं पोजीशन वेक्टर का जब एक बार डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे क्या मिली, वेलोसिटी मिली। क्या मिली, वेलोसिटी मिली। वेलोसिटी को मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, यानी त्वरण मिला। क्या मिला मुझे, एक्सेलरेशन मिला, त्वरण मिला। एक्सेलरेशन मिलने के साथ मैंने क्या की, निकाला मोमेंटम निकाला। क्या निकाला, मोमेंटम निकाला। मोमेंटम के साथ मैंने क्या निकाला, मोमेंटम आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो इसके बाद मैंने क्या निकाला, फोर्स निकाला। यानी सारी की सारी टर्म इस किस पर डिपेंड थी, इस पोजीशन वेक्टर पे। किस पर डिपेंड थी, पोजीशन वेक्टर पे, जो क्या था अपने पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई
वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा जेड के। तो ये अपने पास क्या था पोजीशन वेक्टर, और यदि आर किसी की भी पार्टिकल की पोजीशन पता है तो इसके साथ में यदि वेलोसिटी आ गई है, इसका मतलब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूँ, गतिज ऊर्जा भी निकाल सकता हूँ। 1/2 mv² होती है, तो मुझे v पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो एक पोजीशन वेक्टर्स के बेस पे निकल सकती है। तो जो अपन ने फिजिकल क्वांटिटी निकाली है ये सारी अपन को यूज करनी है। तो अभी तो मैंने केवल आज की क्लास में केवल आपको ये बताया है कि पोजीशन वेक्टर से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं। तो एक पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन पॉइंट है वो यदि पार्टिकल की पोजीशन से मैच करता है, उसको मिलाते हैं, तो अपने पास एक पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर मिलता है जो अपन ने आर वेक्टर लिया है। यदि मैं आर का एक बार डेरिवेटिव करता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। एक बार वेलोसिटी का यदि मैं एक बार डेरिवेटिव करता हूँ तो एक्सीलरेशन मिलता है। यदि v का मैं m के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मोमेंटम मिलता है। एक्सीलरेशन का मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे फोर्स मिलता है, या और वेलोसिटी पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, यानी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो अपन ने अभी आज वाली क्लास में तो ये देखा कि अपने पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उससे आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। यदि आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, इसका मतलब आप पार्टिकल की पोजीशन नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते? पार्टिकल की पोजीशन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड क्यों पड़ती है पोजीशन ऑफ पार्टिकल के लिए, यानी मुझे पार्टिकल की पोजीशन चेक करनी है। तो पार्टिकल की पोजीशन क्या बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप चेक कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यदि आपके पास पोजीशन वेक्टर नहीं आएगा तो आप पार्टिकल की पोजीशन बता ही नहीं सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल कह दिया कि आप किसी कॉलेज में स्टडी करते हो, क्या करते हो, आपकी ये कॉलेज है, मैंने कह दिया कि ये आपकी कोई कॉलेज थी और यहाँ पे आप बैठे हो, इस रूम में बैठे हो, और इसमें बहुत सारे रूम थे। आपकी कॉलेज में तो बहुत सारे रूम होंगे, तो आप किसी कॉलेज में एक रूम में बैठे हो। अब मुझे पता करना है कि आपका नाम क्या था। कोई नाम था जो था राम, आपका नाम क्या है? राम। अब मुझे ये पता करना है कि राम को किसी जगह राम कहीं गया है, वो कहाँ मिलेगा, वो मुझे ढूंढना है। अब मैं कहूँगा, यदि मैं आउटर कोई आपका पूरा गांव होगा, वहाँ जाके मैं पूछूंगा कि मुझे राम को मिलना है, कहाँ मिलेगा, तो क्या आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पूरे गांव वालों को पता नहीं है कि आप उस कॉलेज में जाते हो, नहीं पता। आप यदि प्रॉपर इस कॉलेज में आकर पूछोगे, इस कॉलेज में आकर रिसेप्शन पे पूछोगे, इनके ऑफिस में पूछोगे कि मुझे राम से मिलना है और ये इस क्लास में स्टडी करता है, यानी ये कौन सी क्लास में स्टडी करता है? बीएससी क्लास में स्टडी करता है, मुझे इससे मिलना है। तो कॉलेज वाले आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ जाइए, इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि यहाँ जाइए। इसका मतलब आपको इस कॉलेज के रेस्पेक्ट में राम को देखना होगा, तभी आप इसकी पोजीशन पता कर सकते हो। आप यदि गांव के रेस्पेक्ट में, स्टेट के रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखना चाहोगे तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो क्लियर है कि आपको कोई भी पार्टिकल की पोजीशन भी पता करनी है, स्थिति पता करनी है, तो मुझे सबसे पहले किसकी नीड पड़ती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे आपको नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो कि निर्देश तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी पार्टिकल की या कण की स्थिति पता लगाने के लिए मुझे निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। निर्देश तंत्र में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई, जेड। तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। यदि मैं कोई पार्टिकल है पी, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, क्या? एक्स, वाई, जेड। यदि इस कोऑर्डिनेट को यदि मैं ओरिजिन पॉइंट से मिलाता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है? एक पोजीशन वेक्टर मिलता है, आर वेक्टर। और उसके बाद आपको जो मैंने ये डेरिवेशन में लिखा है कि पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है, मोमेंटम निकालना है, फोर्स निकालना है, वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने बात की है किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो आज की क्लास में तो अपन ने देखा, अपन ने 3 टॉपिक कवर किए हैं। फर्स्ट तो मैंने बताया है, फर्स्ट बताया अपन ने स्टेट के बारे में कि अपने पास स्टेट क्या होती है। तो स्टेट जो होती है वो मोशन स्टेट भी होती है, रेस्ट स्टेट भी होती है। यदि टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, इसका मतलब तो वो मोशन स्टेट में है, गतिशील अवस्था में है। यदि टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, कितने बहुत ज़्यादा टाइम में भी उसकी पोजीशन अपरिवर्तित रहती है, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपको नोट्स में लिखनी है कि यदि कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो वो गतिशील अवस्था कहलाती है, और यदि कण की स्थिति क्या होती है? समय के साथ अपरिवर्तित होती है, यानी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगी? कोल्ड रेस्ट स्टेट कहलाएगी। फिर अपन ने देखा है कि कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो डिपेंड करता है पोजीशन की ऑब्जर्वर पर। तो प्रकृति में एब्सोल्यूट वाली जो कंडीशन होती है वो पॉसिबल कभी नहीं होती, वो मतलब एक एजम्पशन है या एक कल्पना है। अपने पास जो भी प्रकृति में जितने भी कुछ भी वस्तु स्थित है, सारी की सारी क्या होती है? रिलेटिव होती है, क्योंकि सारी की सारी किसी न किसी के रेस्पेक्ट में मूव करती है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अपन रहने वाले हैं, अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई देंगे सारे रोटेट या किसी
के रेस्पेक्ट में रिलेटिव होंगे या मूव करते हुए दिखेंगे। इसके बेस में अपन ने एग्जाम्पल की बात की है और इसके बाद अपन ने देखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पे आप क्या क्या निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें देखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एकदम एक बेसिक चीज़ थी जो आपको मैकेनिक्स में हेल्प करेगी, तो वो मैंने बताई है। तो आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास से जुड़ जाइए। VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप इसके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैप्टर वाइज जो आपके नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो यदि आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अपन वीडियो क्लास होगी वो अपलोड होगी, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको इजीली वे में आप घर बैठे आराम से इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, बिना कोई फीस के, बिना कोई प्रॉब्लम के। और यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपना क्लास का व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिएगा, नेक्स्ट क्लास की बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही, थैंक यू।